कहानी की शुरुआत सन 1947 से होती है, जहां पर हम एक रेडियो सिग्नल वाले आदमी को देखते हैं। तभी अचानक से उसके रेडियो में एक अजीब सी फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट होती है, जिसको कंफर्म करने के लिए वो अपने कलीग को कॉल करता है। वहां उसका कलीग उसको बताता है कि उसके पास भी इसी तरीके की फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट हो रही है। अब वो आदमी ये चेक करता है कि वो फ्रीक्वेंसीज आखिर आ कहाँ से रही हैं, और तभी उसे पता चलता है कि रोजवेल नाम की एक जगह के बाहरी इलाके से वो फ्रीक्वेंसी आ रही होती है। इसलिए वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। जब वो उस जगह पर पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। उससे कुछ समझ आता उससे पहले अचानक से उसका डॉग किसी चीज को देखकर बहुत जोर जोर से भौंकने लगता है। वो आदमी उस डॉग का पीछा करता है और तभी अचानक एक वाइट लाइट उसके ऊपर पड़ती है, जिसके बाद उसे कभी भी देखा नहीं गया, यानी कि वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है ईयर 2003 में, जहाँ पर अंटार्कटिका के कुछ सेंटर साइंटिस्ट एक आइसबर्ग को स्टडी कर रहे होते हैं। असल में जमीन के 3-4 फीट नीचे उन्हें वहाँ पर कुछ अजीब सा ऑब्जेक्ट गड़ा हुआ मिलता है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये है क्या, इसीलिए वो नासा को कांटेक्ट करते हैं ये जानने के लिए कि आखिर वो क्या है। वहीं दूसरी तरफ हम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में मिलते हैं डॉक्टर जूलियन रॉम से, जो कि क्रिप्टोलॉजी पर अपना एक लेक्चर ले रहे होते हैं। वो अपने लेक्चर में ये बात बता रहे होते हैं कि सब तरीके की सिग्नल कम्युनिकेशन जो होती है वो केवल लैंग्वेज के थ्रू ही नहीं होती। मतलब कि जैसे एनिमल्स भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो वो कुछ सिग्नल और फ्रीक्वेंसीज को रिलीज करते हैं, जिससे कि बाकी लोग उनकी बात समझ सके। तभी उनकी क्लास में एक लड़की उनसे ओपनली फ्लर्ट करती है, जिसके बाद डॉक्टर जूलियन को यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बुलाते हैं। पहले तो जूलियन को लगता है कि शायद उस स्टूडेंट की वजह से उसे यहाँ बुलाया गया है, पर असल में उस यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे वो एक साइंटिस्ट भी थे, और वो जूलियन से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करना चाहते थे। वो जूलियन को उस रीसेंट अंटार्कटिक डिस्कवरी के बारे में बताते हैं, जो कि उन सेंटर साइंटिस्ट को मिली थी। वो उसे बताते हैं कि नासा के एक सैटेलाइट ने एक अजीब सा फॉर्मेशन उस आइसबर्ग के अंदर डिटेक्ट किया है, जो कि 6 मीटर लंबा और 3 मीटर गहरा है। उन लोगों ने ये बात जान ली थी कि असल में वो जो भी चीज है वो किसी तरीके का एक सिग्नल भेज रही है, पर उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो सिग्नल क्या है। इसीलिए उन्होंने उस सिग्नल का एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करके उन्हें भेजा हुआ था, और वाइस चांसलर ये चाहते थे कि जूलियन उस सिग्नल को डिकोड करे, क्योंकि जूलियन क्रिप्टोग्राफी यानी कि बंधे हुए कोड्स को डिकोड करने में मास्टर था। जूलियन इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है, और जब वो इस पर रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है कि असल में ये जो सिग्नल है वो असल में एक तरीके का मैसेज है, और इस तरीके की टेक्नोलॉजी किसी भी ह्यूमन डिवाइस से क्रिएट नहीं की जा सकती है, यानी कि वो जो कुछ भी है वो अर्थ का नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसी सेम फ्रीक्वेंसी का एक सिग्नल फॉलर नाम की एक आइलैंड पर डिटेक्ट होता है, जिसकी न्यूज वो लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देते हैं। वहीं जूलियन को अब उस प्रोजेक्ट पर ऑफिशियली वर्क करने के लिए अंटार्कटिका बुला लिया जाता है। जिस फ्लाइट से जूलियन ट्रैवल करता है वहाँ पर वो फ्लाइट एक बहुत बड़े तूफान में फंस जाती है, पर फाइनली जूलियन बड़ी ही मुश्किल से उस रिसर्च सेंटर में लैंड करता है। रिसर्च सेंटर पर जूलियन की सबसे पहले मुलाकात होती है नाइला नाम की एक साइंटिस्ट से, जो जूलियन को वहाँ का एक टूर देती है, जिसके बाद वो उसे एलेक्सी नाम के एक दूसरे साइंटिस्ट से मिलवाती है। जूलियन वहाँ पर उस डिस्कवरी को देखने के लिए आया था, इसीलिए वो सबसे पहले उसे ही देखना चाहता था। जिसके बाद एलेक्सी उसे उस आइसबर्ग के पास लेकर जाते हैं। एलेक्सी उसे बताता है कि भले ही ये आइसबर्ग इतने ठंडे एरिया में है, पर उसके बाद भी न जाने क्यों ये बहुत ही ज्यादा तेजी से मेल्ट हो रहा है। तभी एलेक्सी को किसी काम से बुला लिया जाता है और जूलियन वहाँ अकेला रह जाता है। जिसके बाद जूलियन उस आइसबर्ग को टच करके देखने की कोशिश करता है, और तभी अचानक से उसे विजन आने लग जाते हैं उसके पास की सारी लाइफ स्केल, जिसे देखकर जूलियन काफी घबरा जाता है। पर इसके पहले कि वो कुछ रिस्पॉन्ड कर पाता, वहाँ पर केट ब्रीबर नाम की एक बायोलॉजिस्ट आ जाती है, जो कि जूलियन की कभी एक्स गर्लफ्रेंड थी। उसे देखकर केट कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर भी कोई गड़बड़ कर दो,
इसके बाद केट उसे उसके रूम में ड्रॉप कर देती है। वहीं जब जूलियन आराम करने के लिए सोने जाता है तो उसे एक बार फिर बहुत सारे यूनिवर्स के विजन्स आने लग जाते हैं और वो अचानक से जाग जाता है। रात हो गई थी जिस वजह से सभी लोग सो चुके थे। तभी जूलियन घूमने के लिए बाहर आता है और उसे लगता है कि वहाँ पर कोई और भी है, पर ये भी उसका एक सपना होता है जिससे कि वो अचानक से ही जाग जाता है। तभी नीला नाम की एक साइंटिस्ट उसे अपने प्लांटेशंस दिखाने के लिए लेकर जाती है जो कि उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड करके बनाए होते हैं। नाइला और बाकी सभी साइंटिस्ट पूरी तरीके से डिसइंफेक्ट होकर उस फार्म में जाते थे क्योंकि कोई जरा सा भी बैक्टीरिया या वायरस उन प्लांट्स को अफेक्ट कर सकता था। तभी जूलियन देखता है कि केट के आसपास माइकल नाम का एक आदमी है जो कि उससे बहुत ज्यादा बात कर रहा है। ये सब देखकर उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि कहीं न कहीं अब भी उसे केट पसंद थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जूलियन और उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे सभी साइंटिस्ट का बैकग्राउंड डेटा चेक कर रहे होते हैं और उन्हें वहाँ पर एक बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है। वो जूलियन के बैकग्राउंड को जब देखते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि जूलियन कभी एक टाइम पर बहुत बड़ा एलियन हंटर हुआ करता था, पर उस प्रोजेक्ट को फंडिंग ना मिलने की वजह से जूलियन ने ये सब कुछ बंद कर दिया और एक टीचिंग करियर को अपना लिया। और अब कोइंसिडेंटली उस प्रोजेक्ट के सभी वर्कर्स जो कि केट, जूलियन और नाइला थे, वो सभी अब इस प्रोजेक्ट पर भी एक साथ काम कर रहे थे। इस बीच जूलियन कंटिन्यूअसली उस सिग्नल को डिकोड करने की कोशिश करता है जिसके लिए वो ग्राम नाम के एक आदमी से भी मिलता है जिसने की सबसे पहले उस सिग्नल को डिटेक्ट किया था। कुछ देर बाद एलेक्सी जूलियन को लंच पर इनवाइट करता है जहाँ पर वो उसे क्रू के बाकी सभी मेंबर से मिलवाता है। यहाँ पर माइकल और जूलियन के बीच में थोड़ी बहुत खींचातानी होती है, पर उसके बाद वो सभी लोग एक बार फिर उस आइसबर्ग के पास जाते हैं। इसके बाद वो लोग उस आइसबर्ग पर एक एंटीना लगाते हैं ताकि वो लोग डायरेक्टली उस सिग्नल को रिसीव कर सकें जो कि वो आइसबर्ग सेंड कर रहा था। जूलियन जब उस सिग्नल को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करके उसकी फाइंडिंग्स निकालता है तो उसे ये समझ आता है कि शायद ये सिग्नल किसी तरीके का डेंजर साइन है। वहीं प्रोजेक्ट पर काम करते हुए गवर्नमेंट को एक और बात पता चलती है। वो ये बात जान पाते हैं कि असल में ये सिग्नल जो आ रहे हैं वो उस सिग्नल से मिलते हैं जो कि उन्हें 1947 में रिसीव हुए थे। और जैसे ही उन्हें ये बात पता चलती है तो वो तुरंत बेकम को, जो कि उस प्रोजेक्ट का लीडर था, उसे बुलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अंटार्कटिका में बहुत जोर का तूफान आता है जहाँ पर कि वो आइसबर्ग जिन हैंगर से टंगा हुआ था वो टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। उसके गिरने की आवाज से सभी क्रू मेंबर्स वहाँ पर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि आइसबर्ग के अंदर एक बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे अंडे की शेप के ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। वो लोग ये थ्योरी सजेस्ट करते हैं कि उस चीज का एक मेटेओराइड होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो मेटेओराइड्स होते हैं वो एक किसी भी तरीके का रेडियो सिग्नल नहीं भेजते हैं, पर जब से वो आया था तब से ही वो अपने आप से कंटिन्यूअसली एक सिग्नल भेज रहा था। तभी जूलियन के मन में एक थ्योरी आती है। वो बाकी सबको बताता है कि असल में ये एक ब्लैक बॉक्स है जो कि शायद किसी दूसरी स्पेसक्राफ्ट से गलती से पृथ्वी पर आ गया है और इसीलिए वो बार बार एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेज रहा है ताकि कोई उससे आकर यहाँ से वापस ले जाए। पर जूलियन की बात पर सभी हंसते हैं और इसी के साथ उसे यहीं खत्म कर दिया जाता है। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि किसी किसी एग पर कहीं कहीं पर होल है जिसके लिए वो लोग उसे खोलकर अंदर देखने की कोशिश करते हैं। पर तभी केट उन्हें बताती है कि हो सकता है कि इसके अंदर कोई वायरस हो, जिस पर बाकी लोग उससे कहते हैं कि ये पूरा जो साइंटिस्ट एरिया है ये पूरा वेल बाउंडेड है, इसीलिए अगर कोई इन्फेक्ट हो भी गया तो वो वायरस कभी भी बाहर नहीं जा पाएगा। इस बात से अब सभी लोग किसी भी तरीके से उस चीज को खोलने में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम डॉक्टर बेकम को देखते हैं जिन्हें की गवर्नमेंट ने बुलाया हुआ था। वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स डॉक्टर बेकम को बताते हैं कि असल में वहाँ पर कुछ एलियन इंटरफेरेंस होने की संभावना है और इसी वजह से 1947 में जब इस तरीके के सिग्नल्स आए थे और वहाँ से जब लोग गायब हुए थे तब भी यही बात सामने आई थी कि वहाँ पर एलियन इंटरफेरेंस है, इसीलिए गवर्नमेंट ने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था।
और अब हो सकता है कि उन एलियन इंटरफेरेंस की वजह से दुनिया एक बार फिर खतरे में आ जाए, इसीलिए अब वो लोग अंटार्कटिका के बेस को उड़ाने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेस में जहां एक तरफ सभी लोग उस एग को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, वहीं जूलियन उस कोड को डिकोड करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी नाइला उसे एक आइडिया देती है कि हो सकता है कि ये किसी पजल की तरह हो जिसकी कोई चाबी हो। ये सुनकर जूलियन को अचानक से एक आइडिया आता है और तभी जब वो उसे ट्राई करता है तो अचानक से ही वो कोड डिकोड हो जाता है और जो मैसेज उसके सामने आता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि डू नॉट ओपन, यानी कि किसी भी हालत में उसे ना खोलें। ये सब देखकर जूलियन और नाइला तुरंत बाकी लोगों को इस बारे में वार्न करने के लिए जाते हैं, पर जब तक वो वहाँ पहुँचते हैं तब तक कि वो लोग उस एग को खोल चुके होते हैं और इसी के साथ एक जहरीली एलियन गैस पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाती है और वहाँ पर होता है एक बड़ा एक्सप्लोजन, जिसकी वजह से प्लांटेशन की भी सारी लाइट्स कट ऑफ हो जाती हैं। एक्सप्लोजन के बाद सभी लोग चेक करते हैं और देखते हैं कि उनका एक क्रू मेंबर मारा जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ जूलियन और केट अब उस एग को देखने की कोशिश करते हैं और तभी उन्हें वहां पर एक खतरनाक एलियन नजर आता है जो कि उस बॉक्स के अंदर होता है। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते तभी अचानक से उन्हें क्रू की एक मेंबर को कुछ होता है और उसकी नोज ब्लीड करने लग जाती है और इसी के साथ उसकी डेथ हो जाती है। देखते ही देखते बाकी लोगों के साथ भी सेम इंसिडेंस होने लगता है और इससे उन्हें ये बात समझ आ जाती है कि जरूर उसमें से कोई जहरीला वायरस बाहर आ गया है और अब कोई भी इन्फेक्टेड हो सकता है। अब क्योंकि वहाँ पर वायरस फैल चुका था, इसीलिए अब उनमें से कोई भी बाहर नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर वो लोग बाहर गए तो वो वायरस बाकी लोगों को भी फैल जाएगा। वो लोग वहाँ से एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने की कोशिश करते हैं, पर खराब मौसम होने की वजह से कोई भी सिग्नल बाहर नहीं जा पाता है। वहीं दूसरी तरफ रशियन सबमरीन उस बेस को उड़ाने के लिए रेडी हो जाती है। वो सभी लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि जो एलियन उसमें था वो वहाँ से गायब हो चुका है। ये देखकर जूलियन सभी को उस एलियन को ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि वो अगर वहाँ से निकल गया तो पूरी पृथ्वी के लिए एक खतरा बन सकता है। सभी लोग एलियन को ढूंढने लग जाते हैं, पर तभी वो एलियन जूलियन को मिलता है जो कि खुद भी बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। धीरे धीरे जूलियन उसके पास जाने की कोशिश करता है और जब एलियन को भी इस बात पर यकीन हो जाता है कि जूलियन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है, तो वो उसके पास आता है और वो जूलियन को वो सारी जर्नी दिखाता है जैसे जैसे वो यूनिवर्स से यहाँ तक पहुँचा था। पर तभी अचानक से जूलियन की टीम का एक मेंबर वहाँ पर आ जाता है और उसे लगता है कि वो एलियन शायद जूलियन को नुकसान पहुँचा रहा है, इसीलिए वो उस एलियन को शूट कर देता है और इसी के साथ साथ उस एलियन की डेथ हो जाती है। अब सभी लोग अपना ब्लड टेस्ट करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनमें से कोई इन्फेक्टेड है, जिसमें सभी के रिजल्ट्स नेगेटिव आते हैं। पर जूलियन ये बात सजेस्ट करता है कि वो वायरस शायद इतना छोटा हो कि उसे ब्लड टेस्ट ना डिटेक्ट कर पाए। तभी उन्हें बेंटमैन कांटेक्ट करता है और उन्हें बताता है कि असल में वो कैप्सूल उसी तरीके का एक कैप्सूल है जो कि रॉसवेल में 1947 में गिरा था और उस वक्त भी वो कैप्सूल किसी तरीके का एक सिग्नल छोड़ रहा था। वो एलियंस जब जब पृथ्वी पर आते हैं तो वो अपने साथ एक डेडली वायरस लेकर आते हैं और उन्होंने इस तरह से मार्स के पूरे प्लैनेट को ही खत्म कर डाला है और इसीलिए अब उनके पास उस बेस को उड़ा देने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि उन्हें पृथ्वी को किसी भी तरह बचाना है। और इसी के साथ वो सभी को बता देते हैं कि वहाँ पर एक सबमरीन आ रही है जो उस बेस को पूरी तरह से खत्म कर देगी। ये सब सुनकर सभी लोग काफी घबरा जाते हैं और माइकल अपना आपा खोकर प्लेन से वहाँ से भाग जाने की बात करता है, पर अगर उनमें से कोई भी व्यक्ति वहाँ से बाहर गया तो पूरा प्लैनेट खतरे में आ सकता था, इसीलिए सभी लोग माइकल को रोकने की कोशिश करते हैं। जूलिया और केट वहाँ के डोर्स के पासवर्ड चेंज कर देते हैं ताकि कोई भी वहाँ से बाहर ना जा सके। वहीं दूसरी तरफ सबमरीन अब 18 मिनट्स में उस जगह को पूरी तरह से उड़ाने वाली थी, पर माइकल भी चुप बैठने वालों में से नहीं था। वो प्लेन के पायलट के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है
और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। और इसी के साथ माइकल और वो पायलट बाकी क्रू मेंबर्स को इंजर्ड करते हुए एक दूसरे सीक्रेट रास्ते से जाने लगते हैं, जो कि जूलियन को नहीं पता था। जब जूलियन वहाँ पर आता है तो केट उसे बताती है कि माइकल और उसका साथी भागने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वो सबमरीन उस मिसाइल को अब फायर कर चुकी होती है। पर जब वो लोग प्लांटेशन से होते हुए जाते हैं तो सभी प्लांट्स उनके आसपास के मरने लग जाते हैं, जिससे उन्हें की समझ आ जाता है कि वो लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। ये सब देखकर वो पायलट वहाँ से जाने के लिए मना करता है, जिस पर माइकल उसे ऑन द स्पॉट मार देता है। तभी जूलियन उसके पीछे आता है, पर माइकल वहाँ से बाहर निकल जाता है। पर जैसे ही वो लोग दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो वो दोनों एक्सपीरियंस करते हैं कि बाहर का एटमॉस्फेयर कुछ बदल सा गया है। वहाँ पर एक लाइट है जहाँ पर वो लोग बहुत ही मुश्किल से सांस ले पा रहे हैं। जूलियन माइकल को समझाता है कि वो धीरे धीरे सांस ले और भागे नहीं, पर माइकल उसकी बात नहीं सुनता और इसी के साथ वो उस लाइट की एनर्जी में अब्सॉर्ब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जूलियन उस लाइट में सांस लेना सीख जाता है और वो कम्युनिकेट कर पाता है एलियन से। अब वहाँ पर 9 मिनट्स में वो मिसाइल आने वाली थी, जिसके बाद जूलियन वापस से बाकी क्रू मेंबर्स को लेने जाता है और उन्हें कन्विंस करता है अपने साथ चलने के लिए। वो सभी लोगों को उस लाइट में सांस लेना और एडजस्ट करना सिखा देता है। और इसी के साथ जूलियन, केट और 2 और क्रू मेंबर्स स्पेस क्राफ्ट में एलियन की शिप में चले जाते हैं। असल में जो डिस्ट्रेस सिग्नल उस कैप्सूल से आ रहा था उसको लेने के लिए अब एलियंस वहां आ चुके थे और उन लोगों ने जूलियन से कांटेक्ट किया था, जिस वजह से जूलियन और उसके साथी वहां से निकल पाए। और जैसे ही वो लोग उस स्पेस शिप में गए, उसके कुछ ही सेकंड्स बाद उस पूरे स्टेशन को मिसाइल से उड़ा दिया गया। कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट ने एक न्यूज रिलीज की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब के फटने की वजह से वहाँ पर ये हादसा हुआ है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।